हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हाइड्रोसील। यानी हाइड्रोसील जो होता है किन कारणों से होता है और क्या लक्षण होते हैं और कौन सा इलाज कराना चाहिए और कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसील एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिस जो होता है उसमें पानी भर जाते हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाता है। यानी फूलकर वो बढ़ जाते हैं और इसमें पानी जो रहता है टेस्टिस लोब्यूल में भी पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जो होता है अंडकोश में वृद्धि हो जाती है, यानी हाइड्रोसील हो जाता है। अब जान लेते हैं हाइड्रोसील जो होता है किन-किन कारणों से होता है। जैसे अगर टेस्टिस यानी अंडकोश जो होता है उसमें इंजरी तथा इन्फ्लेमेशन यानी चोट और सूजन हो जाती है, तब भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। इन्फेक्शन यानी संक्रमण की वजह से भी अंडकोश में स्वेलिंग आ सकती है, मम्प्स की वजह से भी आ सकता है। टेस्टिकुलर ट्यूमर यानी अंडकोश में अगर ट्यूमर हो तो हाइड्रोसील के चांस बन जाते हैं। टेस्टिस्टोसिओन्स यानी अगर कोई मरोड़ रहता है टेस्टिस में तो ऐसी कंडीशन बन सकती है कि अंडकोश जो होता है वो फूल भी सकता है। और जो होता है पोस्ट हेर्नियोरॉफी यानी हार्निया के ऑपरेशन के बाद जो होता है हाइड्रोसील की चांस बढ़ जाते हैं, यानी हाइड्रोसील हो सकता है। अब जान लेते हैं हाइड्रोसील के कुछ साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में, यानी कुछ लक्षणों के बारे में। तो इसमें जो टेस्टिस रहता है वो फूलकर बड़ा हो जाता है और पेन एंड स्वेलिंग दर्द और सूजन भी रहता है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग यानी चलने-फिरने में भी तकलीफ होती है। फ़ीवर यानी बुखार भी बन जाता है। अनएबिलिटी टू मेक चाइल्ड यानी संतान जो होते संतानोत्पत्ति ना कर पाना, यानी संतान नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। और अनएसियनेस यानी बेचैनी भी रहती है अगर हाइड्रोसील हो जाता है। ये सब होते हैं हाइड्रोसील के कुछ लक्षण होते हैं। अब जान लेते हैं हाइड्रोसील के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले तो रेस्ट की सलाह देनी चाहिए। उसके बाद कंफर्टेबल लंगोट बाँधनी चाहिए, ताकि जो होता है ट्रॉमेटिक कंडीशन से बच सकें। और उसके बाद जो पेन किलर के तौर पे जो दवा लेना चाहिए यानी टैबलेट डायनापार यानी डाइक्लोफिनेक एंड पैरासिटामॉल कॉम्बिनेशन का टैबलेट लेना चाहिए। और अगर जैसे मम्प्स की वजह से जो होता है कंडीशन तो उसमें टैबलेट वाइसलोन यानी इसमें जो केमिकल कंपोज़िशन होता है प्रेडनिसोलोन 5 एमजी का टैबलेट यानी 1 गोली जो होता है सुबह-शाम लेना चाहिए। और इसी के आधार पर जैसे एंटीबायोटिक के तौर पे जो टैबलेट लेना चाहिए, वो टैबलेट है सेप्ट्रान यानी जो कोट्रिमाज़ोल टैबलेट होते हैं इसमें कॉम्बिनेशन, इसको 1 गोली सुबह-शाम लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो होता है कैप्सूल मॉक्स यानी अमॉक्सिसिलिन 500 एमजी का 1 कैप्सूल सुबह-शाम लेना चाहिए। और अगर कंडीशन ज़्यादा खराब हो तो उसमें इंजेक्शन जो लगाया जाता है क्लाइबाम इंजेक्शन 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है। इसमें जो कॉम्बिनेशन रहता है अमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाइवेट होता है। ये इंजेक्शन जो होता है नस में लगाया जाता है, यानी शिरा मार्ग द्वारा रोज़ाना 1 इंजेक्शन यानी डेली 1 इंजेक्शन लगाना चाहिए। उसके बाद जो टैबलेट यानी बेनासाइड टैबलेट 100 एमजी का टैबलेट होता है, इसमें कॉम्बिनेशन रहता है डायएथिल कार्बामाज़िन सिट्रेट टैबलेट रहता है। ये जो होता है 1 गोली सुबह, शाम, दोपहर यानी तीनों टाइम 1-1 गोली खाना चाहिए। उसके बाद इंजेक्शन लाइसिक्स 2 एमएल का इसमें कॉम्बिनेशन रहता है फ्यूरोसिमाइड। ये जो होता है ज़रूरत के हिसाब से मांस में लगाया जाता है। और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र करना चाहिए। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो रेफ़र करना चाहिए।